2023 के लिए जो आपके सब्जेक्टिव पेपर हैं इकोनॉमिक्स के, जिसके लिए भी समय जो है वो 1.5 घंटा और नंबर जो है वह 40 का है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, आप यहाँ प्रश्न को ध्यान से देखें। जो प्रश्न है, जैसे पहला जो है वह इस प्रकार से बांटा हुआ है, 2 अंक के प्रश्न है और 5 प्रश्नों का जवाब देना है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ 5 की जगह 7 प्रश्न दिए हैं, जिनमें से किन्हीं 5 का देना है। तो मैं इन सबों का उत्तर आपको बताने जा रहा हूँ अपने लिखित रूप में। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसके पीडीएफ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं मेरे इसी चैनल पर, या उसमें जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके डिटेल उत्तर आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप उस उत्तर से अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं क्लास 12 के लिए। चलिए, खंड पहला यानी खंड ए अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, जितने भी प्रश्न हैं सभी 7 प्रश्नों के उत्तर देंगे। और पहला जो प्रश्न है आपका, वह प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है दोस्तों? देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जो व्यक्तिगत रूप में या किसी एकल फर्म या उद्योग के आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख करके उसका अध्ययन किया जाता है, तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। यह अर्थशास्त्र का एक शाखा है। आप जानते होंगे कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक व्यष्टि और एक समष्टि। व्यष्टि को हम माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो का अर्थ होता है लघु, अर्थात छोटा। और दूसरा जो शाखा है उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, जो कि संपूर्ण होता है, यानी पूरे को समाये हुए। अर्थात हम दूसरे रूपों में कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र का ही एक अंग है, एक भाग है। तो चलिए, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, बाजार से आप क्या समझते हैं? बाजार से आप क्या समझते हैं? देखिए, बाजार एक ऐसा संयंत्र या तंत्र है जिसके द्वारा क्रेता एवं विक्रेताओं को इकट्ठा किया जाता है। इसका स्थान निश्चित होना जरूरी नहीं है। देखिए, बाजार आप अभी नॉर्मल एक वे में समझें कि बाजार एक ऐसा परिस्थिति है जहां हजारों क्रेता और विक्रेता आपस में एक संबंध स्थापित करते हैं और खरीदारियां करते हैं। क्रेता खरीदारी करता है और विक्रेता बेचता है। उसके लिए कोई स्थान का निश्चित होना जरूरी नहीं है। स्थान का निश्चित होना जरूरी नहीं है कहने का अर्थ है, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या जो भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं, तो आप क्या डायरेक्टली उस सेलर से मिलते हैं, उस विक्रेता से मिलते हैं क्या, जो सामान को बेचता है? नहीं। तो आज एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। अब चलिए अगले प्रश्न पे, जो कि है एकाधिकार का अर्थ लिखिए। देखिए, एकाधिकार का अंग्रेजी वर्ड होता है मोनोपॉली। अब ये जो मोनोपॉली शब्द है, इस शब्द का अर्थ एक विक्रेता से होता है। कहने का मतलब, एकाधिकार में यह अंग्रेजी के मोनोपोली शब्द का एक अर्थ होता है जिसे हम एक विक्रेता से संबंधित मानते हैं। और एकाधिकार में एक विक्रेता होना निश्चित या जरूरी नहीं है, लेकिन जो उसका माल है या जो उसकी वस्तुएं हैं जिसका वो निर्माण करता है, वो एकल वस्तुएं होना जरूरी नहीं है। वो भिन्न वस्तुएं हो सकती है, लेकिन उसका मालिक एक हो सकता है। और अंग्रेजी शब्द में मोनोपोली शब्द का अर्थ एक विक्रेता से होता है। अंग्रेजी के मोनो का अर्थ एक, यानी कि अंग्रेजी का ये जो मोनो का अर्थ है उसका होता है एक, और मिनी का अर्थ विक्रेता, यानी पॉली जो आप बात करें तो उसका अर्थ होता है विक्रेता। एकाधिकार बाजार
कि वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही उत्पाद, यानी वस्तु या किसी सेवा का केवल एक ही उत्पाद होता है, उस वस्तु का कोई निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता है। कहने का मतलब पूरे मार्केट में वो एक ही तरह का वस्तु होता है और उसको प्रतिस्थापित करने वाला कोई वस्तु नहीं होता, इसलिए वह क्या एकाधिकार कहलाता है उसमें। और एकाधिकार फर्म में जो फर्म निर्धारित करता है मूल्य को, वही मूल्य सर्वमान्य होता है, बाजार उसको निर्धारित नहीं कर पाती है। जैसे आप साधारण शब्दों में समझे कि आपके गांव में मान लीजिए मात्र एक दुकान है, आप उसमें एक लेज या एक चिप्स का पैकेट खरीदने जाते हैं, 5 के पैकेट का वह क्या करता है, अधिक से अधिक दाम वसूलता है। आप उसको बोलेंगे कि हमको एक पैकेट दीजिए, तो आपको देगा एक पैकेट, बोलेगा 5 की जगह भाई 10 लेंगे हम, तो आप बोलिएगा इस पे तो दाम 5 लिखा हुआ है, बोलेगा लेना है तो लो, नहीं तो फिर जाओ। तो आपका मजबूरी हो जाएगा कि आप उसको लेंगे अगर वो आपके लिए आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न जो है, एकाधिकार में कीमत एवं सीमांत लागत के बीच कैसा संबंध होता है। देखिए एकाधिकार में कीमत एवं सीमांत लागत के बीच जो संबंध होता है या अंतर जितना अधिक होता है, यानी कीमत तथा सीमांत लागत के बीच अंतर जितना अधिक होगा, एकाधिकारी व्यक्ति भी अधिक होगी। इसके विपरीत यह अंतर जितना कम होगा, उतना ही एकाधिकारी शक्ति का स्तर भी कम होगा। कहने का मतलब है कि कीमत और सीमांत लागत के बीच का अंतर अगर कम होता है तो वहाँ पे एकाधिकार जो होता है वो कम होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रतियोगिताएं बढ़ जाती है। एक ही वस्तु के कई प्रतिस्थापक वस्तु बने होते हैं, तो उनका अगर उस स्थिति में मिलाप हो जाता है तो एकाधिकार जो है वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। तो यही संबंध है कीमत एवं सीमांत लागत में। तो आप इन दो जो बिंदु हैं कि देखिए अंतर जितना अधिक होगा, व्यक्ति भी अधिक होंगे, एकाधिकारी व्यक्ति भी अधिक होंगे, और उसी का विपरीत जो है, यह अंतर जितना कम होगा उतना ही एकाधिकारी शक्ति का स्तर भी कम हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते हैं। आर्थिक एजेंट से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। देखिए आर्थिक एजेंट, आर्थिक इकाई अथवा आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। वे उपभोक्ता हो सकते हैं। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र किसी भी उपभोक्ता को मात्र एक आर्थिक एजेंट के रूप में ही देखती है, क्योंकि आप जो हैं जब भी किसी बाजार या कहीं पे भी स्थान पे जाते हैं जहाँ पे आपको खरीदारी करना है, तो उस समय अपने जो जेब के अनुसार खर्च है या आपके आय के अनुसार जो आर्थिक खर्च है, उसका निर्धारण या निर्णय लेने की क्षमता आप में होती है, अर्थात एक क्रेता में होती है। तो उपभोक्ता जब यह निर्णय लेता है तो यह उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट क्या बन जाता है, एक आर्थिक एजेंट बन जाता है, और आर्थिक एजेंट के रूप में ही उपभोक्ताओं को देखा जाता है। और देखिए इसके अंदर जो यह निर्णय लेते हैं कि क्या और कितना उपभोग करना है, क्या और कितना उपभोग करना है, किस आधार पे, अपने आय के आधार पे। वे वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक भी हो सकते हैं। जी, यह निर्णय लेते हैं क्या उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है। लेकिन अर्थव्यवस्था में याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ चुका है कि आर्थिक एजेंट कौन होते हैं। तो उपभोक्ता अगर आपको ऑप्शन मिले तो उसी को आपको टिक करना है। आपका अगला प्रश्न है, सरकारी बजट। सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं। देखिए सरकारी बजट आने वाले द्वितीय वर्ष यानी अगला जो वर्ष है, कब से कब तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय है उस तक के लिए वे सरकार के द्वारा अनुमानित प्राप्ति यानी जो राजस्व का वसूली हुआ है, जो आमदनी हुआ है,
उस प्राप्ति का और आगे अलग अलग चीज़ों पर जैसे शिक्षा, रक्षा, प्रतिरक्षा, हेल्थ की सुविधाएं, इन सबों पे कितना खर्च करना है इसका अनुमान लगाया जाता है और वही ब्यौरा हमें पेश करके बताया जाता है और यही कहलाता है सरकारी बजट। याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का यह जो समय होता है इसको हम वित्तीय वर्ष भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आयात प्रतिस्थापन से क्या समझते हैं? आयात प्रतिस्थापन, देखिए आयात प्रतिस्थापन जो है, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ आयात की जाने वाली वस्तुओं का देशी उत्पादन द्वारा प्रतिस्थापन करना है। यानी आयात प्रतिस्थापन का अर्थ आयात की जाने वाली वस्तुओं का देशी उत्पादन द्वारा प्रतिस्थापन करना है। देखिए जैसे किसी अन्य देश से हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, आयात करते हैं या मंगाते हैं, जैसे आप खुद समझिए कि चाइना से आने वाले जो सामान होते हैं उनके जगह पे हम भारतीय सामानों को खरीदते हैं तो हम उनके सामानों को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। और ऐसे भी देखिए चाइनीज सामानों को खरीदने से हमारे देश को बहुत नुकसान होता है। तो आप सभी को समझना चाहिए कि हमें चाइनीज या अन्य देशों के कम से कम सामान को खरीदे। और वैसे भी चाइनीज सामान तो अगर चले तो चांद तक और नहीं चले तो शाम तक, तो खरीदना क्या है। चलिए देखते हैं, अर्थात जो वस्तु हम विदेश से मांगते हैं उन्हें देश में ही उत्पादित करना है। आयात प्रतिस्थापन निर्यात प्रोत्साहन की भांति भारतीय अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर विकास के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए यही बात मैं बता रहा था कि आप अगर अपने देश के सामान को खरीदेंगे तो हमारा देश जो है या देश की जो पूंजी या रुपया का जो वैल्यू है वो कभी घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा और हमारा देश भी जो है वो आत्मनिर्भर होगा। देखिए निर्यात प्रोत्साहन द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। निर्यात प्रोत्साहन कहने का मतलब क्या, अपने देश में बने सामानों को, गुड्स को बाहरी देशों में बेचना यानी निर्यात करना, भेजना, जिससे वहाँ की मुद्रा हमारे देश में आए और इससे हमारी विदेशी मुद्रा का जो भंडारण है वह बढ़े और हमारा देश जो है वो विकास करे और हमारे देश की मुद्रा का मान यानी रुपया का मान बढ़े। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वह खंड बी से है, जो कि एक प्रश्न 3 अंक का है। इसमें भी हमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, लेकिन मैंने सबों का दिया है। आप इसमें से देख करके जो भी प्रश्न का उत्तर आपको अच्छा लगता है उसको तैयार करना है और उसको ही अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। चलिए अगला जो प्रश्न है, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। देखिए वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। देखिए मांग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला आय में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? आय में परिवर्तन। आय में परिवर्तन जब होगा, जैसे आज अगर हमारी आमदनी कम है और कल बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, उसी के अनुसार अपने क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। और जब हम खरीदेंगे वस्तुओं को ज़्यादा तो उससे मांग भी ज़्यादा होगी। और अगर आय घट जाता है तो हम क्या करते हैं, वस्तुओं को कम खरीदते हैं और उससे मांग की स्थिति भी घटने लगती है। तो इसी पे आधारित होता है। अब अगला जो है जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या में परिवर्तन करने का मतलब है जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है उस तरह से मांग भी बढ़ती जा रही है, और अगर जनसंख्या घटती है तो मांग भी क्या होगा, घटेगा, जो कि अभी संभव नहीं है। तो हम इसी स्थिति को देख करके चलेंगे कि जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगा। तीसरा मूल्य में परिवर्तन। अगर किसी वस्तु का कीमत सामान्य रूप से बढ़ जाए या घट जाए, अगर मान लीजिए कोई टीवी जो अभी 20 से 25 हज़ार में मिल रहा है अगर 10 हज़ार में मिलने लगे, 5 हज़ार में मिलने लगे, तो जो लोग नहीं भी खरीदने की इच्छा रखते हैं
उस स्थिति में मांग करेंगे उसको और खरीद लेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग्स में बहुत सारे सेल लगते हैं, जो वस्तु का कीमत होना चाहिए उसका आधे कीमत में वो चीज़ें बेच दी जाती है, और उस समय क्या करते हैं, जो लोग रुचि नहीं रखते हैं वो भी उसमें रुचि दिखाते हैं और वो उसको खरीदते हैं। इसके बाद है जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन। देखिए, जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन की अगर हम बात करें तो जैसे अभी ठंडे का मौसम है, और ठंडे के मौसम में हम कूलर का डिमांड नहीं कर सकते, और अगर गर्मी का दिन हो तो हम हीटर नहीं खरीदेंगे। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जलवायु है, इस जलवायु के अनुसार ही हम कुछ चीज़ों की विशेष मांग करते हैं। अब अगला है अनुमान में परिवर्तन। जब किसी कारण से भविष्य में कोई वस्तु दुर्लभ होने वाली है या उसका कीमत बढ़ने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, उसको खरीद लेते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे ही न्यूज़ में निकालता है कि आज रात से पेट्रोल का दाम इतना बढ़ने वाला है, तो आप चले जाइए पेट्रोल पंप पे, देखिए घंटों लाइन लगे रहते हैं लोग उसको लेने के लिए, ताकि आज ही टैंक फुल कर लो, कल से तो बढ़ने वाला है, कुछ पैसा बच जाएगा। तो इसी प्रकार से इन परिस्थितियों में जो मांग है वो बढ़ती है। अब अगला प्रश्न है आपका, अल्पकालीन उत्पादन फलन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या अंतर है, उसको स्पष्ट करना है, यानी अंतर बताना है। देखिए, अंतर लिखने का जो तरीका है दोस्तों, वो अपने पेज को 2 हिस्सों में बांटना है और जिसके बीच अंतर लिखना है उसको इसी प्रकार से हेडिंग में देना है, और फिर हेडिंग के बाद जिस तरह का मार्क्स है उसका, उसी मार्क्स के अनुसार उन दोनों को लिखना है। देखिए, पहला जो है अल्पकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन कहने का मतलब है बहुत ही कम समय में जो उत्पादन का फल मिलेगा वही। और दीर्घकाल की बात करें अगर हम, तो दीर्घकाल में जो स्थिति होगा उसका बात करते हैं। देखिए, पहला है इसे उत्पादित का नियम कहते हैं, यानी अल्पकालीन उत्पादन फलन को उत्पादक का नियम भी कहते हैं। और ये जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन है इसे हम पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। अब अगला है दूसरा पॉइंट, इसमें स्थिर एवं परिवर्तनशील साधन होते हैं। सही बात है, जब कम समय है तो स्थिर भी होगा, परिवर्तनशील होगा, लेकिन जब दीर्घकाल की बात करें तो हमेशा उसमें परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग किया जाता है जिससे उत्पादन हमेशा बढ़ता रहे। तीसरा जो है, इसकी संख्या सम लागत रेखा नहीं होती है। सम लागत रेखा कहने का मतलब है कि जितनी हमारी लागत है उतना में ही इसे बेचना लोग पसंद करते हैं। जैसे अल्पकालीन में है, अगर जो छोटा बाजार गांव में लगता है जहां लोग साग सब्जी खरीद करके आते हैं के लिए आते हैं, तो जो लोग बेचने आते हैं उन लोग के पास बहुत सारा ऐसा सामान होता है कि उसको ज़्यादा दिन बचा कर नहीं रख सकते, जैसे दूध दही मक्खन ये सब। तो उन चीज़ों को क्या करते हैं, बेच देते हैं। अगर कम कीमत भी मिलता है तो भी बेच देते हैं, और यही स्थिति बनता है। लेकिन दीर्घकालीन स्थिति में इसकी संख्या समलागत रेखा से होती है। क्या होती है? समलागत रेखा से होती है, क्योंकि लागत से कम में वो बेचेगा नहीं, क्योंकि उसका सामान खराब होने वाला नहीं है, वो उसके परिस्थितियों में बदलाव कर लेगा। अब अंतिम जो है चौथा, उत्पादन में परिवर्तन परिवर्तनशील साधनों से होती है। तो सही बात है, उत्पादन में परिवर्तन परिवर्तनशील साधनों से होती है, लेकिन अल्प समय में इसको करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन उत्पादन से परिवर्तन सभी साधनों से होती है, यानी परिवर्तनशील साधन के बजाय स्थिर साधन को भी अगर इसमें बदलाव कर दिया जाए तो भी यह चलता है। अगला प्रश्न है आपका 10वां, बाजार की शक्तियों का वर्णन करें। देखिए, बाजार की शक्ति क्या होती है? बाजार की शक्ति जो है वो एक एकाधिकार या जो प्रगतिशील या जो लोग प्रतिस्पर्धा के आधार पे उत्पन्न करते हैं, इन सबको मिला करके इसकी शक्ति को हम देख सकते हैं। पहले स्थिति में हम देखते हैं कि बाजार शक्ति को एकाधिकार शक्ति भी कहा जाता है। बाजार शक्ति को क्या कहा जाता है?
एकाधिकार शक्ति भी कहा जाता है। कभी कोई क्वेश्चन उल्टा पूछ लेता है तो आप इसको ध्यान से देखें। बाजार शक्ति को एकाधिकार शक्ति भी कहा जाता है। एक प्रतिस्पर्धी फर्म एक मूल्य लेने वाला है। इस प्रकार प्रतियोगी फर्म के पास किस वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने की क्षमता नहीं होता है। अब प्रत्येक प्रतिस्पर्धा फर्म बाजार के संक्षिप्त होती है, इसलिए कीमत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी ओर बाजार की शक्ति वाली जो फर्म होती है उसका मूल्य निर्माता भी कहते हैं। किसको? तो जो बाजार की शक्ति वाली फर्म को मूल्य का निर्माता भी कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गए हैं, जैसे चित्र में देखेंगे कि डी एकाधिकारी के उत्पादन की मांग वक्र है जो ऊपर से नीचे की ओर क्या कर रही है? झुक रही है। ऊपर से नीचे की ओर झुक रही है इस स्थिति में। तो हम देखेंगे कि जब एकाधिकारी ओपी, ओ से लेकर के पी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कीमत निर्धारित करती है तो मांगी गई मात्रा ओ क्यू, यानी मांगी गई मात्रा कहाँ से? ओ से क्यू तक की स्थिति को दिखाता है, बढ़कर ओ क्यू वन तक, यानी देखिए ओ से क्यू, ओ से क्यू और यहाँ Q1 की स्थिति को दिखा रहा है कि वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। Q से Q1 तक बढ़ जाती है और बढ़ती जाती है। इसे यह सिद्ध हो जाता है कि एकाधिकारी की मांग वक्र नीचे की ओर झुकी होती है, अर्थात यह कम कीमत पर अधिक मात्रा बेचता है। तो इस जो ग्राफ है इसके माध्यम से आप एक बाजार की शक्ति को देख सकते हैं कि बाजार ही जो है वो किसी वस्तु का कीमत का निर्धारण करता है, और अगर वस्तु घटिया हो या किसी अन्य प्रकार की वस्तु हो तो उसका मांग धीरे धीरे क्या होता है? घटते जाता है। अगला जो प्रश्न है 11वां, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पाद विधि का वर्णन कीजिए। देखिए राष्ट्रीय आय क्या होता है इसके बारे में आप जान ही रहे होंगे कि हमारे राष्ट्र में जो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल वस्तु का अंतिम मूल्य होता है उसके योग को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। और इसके गणना करने की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें एक विधि है उत्पाद विधि। तो हम उत्पाद विधि के द्वारा देखेंगे होता क्या है उत्पाद विधि। तो सबसे पहले देखिए कि इसे औद्योगिक विधि भी कहते हैं या शुद्ध उत्पादन विधि भी कहा जाता है। इस पद्धति के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल वार्षिक उत्पत्ति में कच्चे माल की कीमत, चल एवं अचल पूंजी का प्रतिस्थापन, व्यय, अचल पूंजी की घिसावट एवं मरम्मत का व्यय तथा कर एवं बीमा का व्यय निकालकर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बनता है उसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि अन्य बहुत सारी बातें हैं जिसको कि हम जोड़ते हैं और फिर उसके मूल्य से घटा देते हैं, तो जो शुद्ध आय बचता है वही इस विधि के द्वारा निकाला हुआ राष्ट्रीय आय होता है। चलिए अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। मुद्रा के किन्हीं 3 मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए मुद्रा के मुख्य रूप से बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन इसके मुख्य 3 कार्य होते हैं जो 3 भागों में इन आधारों पर वर्गीकृत होते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक कार्य, दूसरा गौण कार्य, तीसरा आकस्मिक कार्य। देखिए प्राथमिक कार्य क्या होते हैं? तो प्राथमिक कार्य वे कार्य होते हैं जिनमें मुद्रा आर्थिक विकास की प्रत्येक अवस्था में करती है। इन कार्यों के मुद्रा के मौलिक कार्य भी कहा जाता है। अब अगला जो है गौण कार्य, मुद्रा के गौण कार्यों के 3 भाग में विभाजित करते हैं। सहायक के रूप में कार्य करना यानी मूल संचय, भुगतान का मांग और क्रय शक्ति का हस्तांतरण। आकस्मिक कार्य तीसरा, आकस्मिक कार्य प्रोफेसर कीले ने देखिए बहुत ही अच्छे
रूपों में कीले ने बताया है कि, और इसे भी कीले को हम किलो ही कह करके याद रखते हैं, अगर आप लोग भी चाहें तो कीले को याद रख सकते हैं ऐसे। कीले ने मुद्रा के आकस्मिक कार्य का वर्णन किया है जो उसे विशेष आर्थिक व्यवस्था करने में होते हैं। आर्थिक जीवन का अधिक विकास हो जाने के मुद्रा के कुछ कार्य करने पड़ते हैं। दैट मीन्स अपने आर्थिक विकास को देखते हुए हमें मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्यों को करना पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है समग्र मांग के घटकों को लिखिए। समग्र मांग वह कुल व्यय है जो लोग एक वित्तीय वर्ष में, देखिए समग्र मांग वह कुल मांग, यानी समग्र मांग को हम कुल मांग भी कह सकते हैं, है जो लोग एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने पर खर्च करने की योजना बनाते हैं। ध्यान देने वाली यह बात है कि समग्र मांग एडी की मापन समय हम सदा लोगों द्वारा किए जाने वाले आयोजित व्यय या प्रत्याशित व्यय के संदर्भ में बात करते हैं। जैसे हम प्रमुख घटक इसकी बात करें तो कौन कौन सा होगा, देखिए निजी उपभोग जिसको हम सी से दिखाते हैं, निजी निवेश आई से, सरकारी व्यय जी से तथा शुद्ध निर्यात एक्स माइनस एम से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अगला जो है आपका, यदि एमपीसी का मान, किसका मान, एमपीसी का मान 0.75 है तो गुणक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एमपीसी बराबर जब दे दिया है 0.75 तो गुणक यानी के का मान 1/1 माइनस एमपीसी होता है, 1/1 माइनस एमपीसी होता है। अब इसको हम वही करेंगे, 1/1 माइनस 0.75 के अनुसार रख देंगे। अब रखने के बाद हम इसको जब पूरी तरह से काम करेंगे तो आएगा घटाने के बाद 0.25 और ऊपर में है 1। हम जब दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक ऊपर बैठेगा और 25 से फिर 100 को काट देंगे और इसका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तालिका से मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। देखिए इस तालिका के आधार पर हमको वस्तु की मांग लोच का गणना करना है। अब इसमें देखिए कि वस्तु की कीमत पहली स्थिति में आपको 5 और 5 रुपया जब वस्तु की कीमत है तो मांग की मात्रा यानी उस वस्तु की मांग कितना है 20। जब इसको घटा देते हैं यानी वस्तु की कीमत घटा देती है तो मांग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मांग का नियम भी यही है दोस्तों, अप एंड डाउन रूल मैं इसे बोलता हूँ। अगर कीमत घटती है यानी प्राइस जो है बढ़ेगी तो डिमांड जो है वो घट जाएगा, लेकिन अगर प्राइस घट जाती है तो डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए यही जैसे बचपन में आप लोगों ने अप एंड डाउन खेला होगा तो उसी प्रकार की स्थिति में यह दिखाई देता है। इसको हम मांग का नियम भी कहते हैं। चलिए अब इसे बनाते हैं हम। जो स्थिति दिया हुआ है देखिए P यानी कि प्राइस का स्थिति दिया है P और P1, तो P में 5 और P1 में 4 दिया हुआ है, Q 20 और Q1 30 है। अब हमको निकालना है, देखिए डेल्टा P। जब डेल्टा P निकालेंगे तो P1 यानी अंतिम जो मूल्य है उसमें से हम पहले वाले को घटाएंगे। तो जब हम घटाते हैं 4 से 5 को तो -1 आता है और इसमें भी वस्तु की उसी स्थिति को दिखाएंगे तो Q1 माइनस Q जब करते हैं तो आता है आपका 10। अब E4 यानी जो आपका इसका हम निकाल के आ रहे हैं मांग की लोच, तो इलास्टिसिटी जो 4 प्राइस पे है उसको हम लिखेंगे। अब माइनस Q बाई डेल्टा P, तो -4Q बाई Q इंटू P बाई डेल्टा P। अब देखिए यहाँ पे इस स्थिति में माइनस माइनस जो है वो कट जाता है और फिर बचता क्या, तो 10/20 यानी 10 कौन सी स्थिति है, तो 10 जो हम लोगों ने निकाला है डेल्टा Q, तो डेल्टा Q की जगह 10/20 जो डेल्टा P की स्थिति है यानी Q की। अब हम इसको निकालते हैं तो क्या आता है 2.5। तो इस प्रकार से हम मांग की लोच को
निकाल सकते हैं। और अंतिम में जब भी आप प्रश्न को बना लें तो उत्तर का एक जो वाक्यांश होना चाहिए उसको जरूर लिखना चाहिए हम लोगों को। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है अतः E4 यानी मांग की लोच जो प्राइस है उसका चौथा, उसके अनुसार 2.5 की लोच इकाई से अधिक है। कहने का मतलब 1 से अधिक है उसके मांग की लोच। अगला प्रश्न है 16, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में संबंध की व्याख्या कीजिए। देखिए सीमांत उत्पाद क्या होता है और औसत उत्पाद क्या होता है। आप देखेंगे कि औसत उत्पाद को हम एपी से दिखाते हैं और इसे कहते किसे हैं, तो देखिए परिवर्तन साधन के प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पाद कहा जाता है। एपी बराबर टीपी बाई एल यानी 1। अब सीमांत उत्पाद जो है एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन फुल फॉर्म होता है एपी का, एवरेज प्रोडक्शन एमपी सीमांत मार्जिनल प्रोडक्शन। देखिए परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई और लगाने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि हो उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है सीमांत उत्पाद बराबर एमपी यानी टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। और इसका दूसरा जो फॉर्मूला होता है एमपी बराबर डेल्टा टीपी बाई डेल्टा एल। तो इसका जो संबंध है उसको हम कुछ बिंदुओं में अगर लिख दें तो जो शिक्षक है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से मार्क्स देंगे। तो ध्यान दीजिए औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच एक द्विवस्प संबंध होता है। हम इसे निम्न अनुसार क्षिप्त कर सकते हैं। पहला, जब औसत उत्पाद बढ़ रहा होता है तो सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से ऊपर होता है। ठीक है। जब औसत, दूसरा जो स्थिति है, जब औसत उत्पाद घट रहा होता है तो सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से नीचे होता है। देखिए अगर इसको आप ग्राफ में देखना चाहेंगे तो ग्राफ भी बना सकते हैं इस प्रश्न में, उससे भी आपको मार्क्स लेने में आसानी होगा। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का संतुलन की व्याख्या कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के संतुलन की व्याख्या कीजिए। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता की अगर हम बात करें तो पहला जो स्थिति इसका आता है एम आर बराबर एम सी। देखिए दूसरा एम सी की रेखा एम आर रेखा के नीचे से ऊपर जाते हुए काटती है, जिसे अगर हम इसका ग्राफ बना ले इस तरह से, और एक एम आर और एम सी जो है चल रहा है, लेकिन जो बराबर की स्थिति में जब इसको कोई काटेगा ना तो ये जो बिंदु बन रहा है, यानी इसको हम E1 से डिनोट कर दें इस बिंदु को, तो पर संतुलित होने का, यानी इस जिस स्थिति पे ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे वहाँ पर क्या हो जाएंगे, वो संतुलित हो सकता है। लेकिन E1 बिंदु पर संतुलन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ केवल एक ही शर्त पूरा होता है, ई बिंदु पर फर्म संतुलन पर होगा क्योंकि यहाँ दोनों शर्तें की पूर्ति हो रही है। अब यहाँ देखिए आप देख सकते हैं कि पाई बराबर आर माइनस सी, जहाँ पाई यानी लाए, आर आय और सी लागत होता है। तो आप देख सकते हैं कि डी पाई बाई डी एक्स और डी आर बाई डी एक्स माइनस डी सी बाई डी एक्स, इसको हम दर्शा सकते हैं। जैसे लाभ अगर अधिकतम करने पर हो तो डी पाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 की स्थिति हो जाएगी, और डी आर बाई डी एक्स जो है वो माइनस डी सी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 की स्थिति होगी। फिर से डी आर बाई डी एक्स बराबर डी सी बाई डी एक्स हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित आंकड़ों से शुद्ध वृद्धि की गणना कीजिए। देखिए आंकड़ा दिया हुआ है आपका, पहला आंकड़ा का जो स्थिति है देखिए आप यहाँ इस वाले लाइन पे दिया हुआ है, विक्रय 200 का करता है, कच्चे माल का क्रय 50 का करता है, अंतिम में स्टॉक जो है बचाता है वो 15, और प्रारंभिक स्टॉक उसका क्या है 10, अचल पूंजी उपभोग कितना है तो 10। देखिए शुद्ध मूल्य वृद्धि जो होता है वह विक्रय माइनस कच्चे माल का क्रय प्लस स्टॉक, विक्रय कच्चे माल का क्रय प्लस स्टॉक में परिवर्तन, यानी अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक
माइनस अचल पूंजी होती है। तो उसी अनुसार देखिए मैंने इसे क्रमवार सजा दिया, 200 माइनस 50 प्लस 15 माइनस 10 माइनस 10। अब टोटल जब आप कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा आपको 145 लाख रुपए, क्योंकि आपका जो ये आंकड़ा दिया हुआ है वो लाख की स्थिति में दिया हुआ है। और अंत में आपको इसी प्रकार से लिखना भी है। आपका अगला जो प्रश्न है, मुद्रा की पूर्ति से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित मुद्रा पूर्ति की वैकल्पिक माप को परिभाषित कीजिए। देखिए इसमें किसी समय विशेष पर मुद्रा की पूर्ति, यानी किसी समय विशेष पर मुद्रा की पूर्ति कुल मुद्रा की वह मात्रा होती है जो उस समय विशेष पर फलन में होती है, यानी चलन में होती है। यह लोगों के पास नगद मुद्रा के रूप में होती है। इनमें व्यापारिक बैंकों के पास चालू खातों के में मांग जमा राशि भी सम्मिलित की जाती है, जो इस प्रकार है। जैसे M1, तो ये सबसे जो प्रचलित मुद्रा है, पहली स्थिति है वो है M1 बराबर होता है C प्लस DD प्लस OD। देखिए M2 बराबर M1 प्लस डाकघर बचत, बैंकों में बचत जो जमाया होती है। M3 बराबर M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं जो होती है उसे कहते हैं। अब अगला लास्ट आप इस स्थिति को देखेंगे कि M4 का जो स्थिति है, M3 तक तो आपने देखा, अब M4 की जो स्थिति है M1 प्लस ये जो बचत है प्लस राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर सबो, जैसे C यहाँ पर आप जो देखे ऊपर में C क्या है, तो जनता के पास जो करेंसी होता है उसको C से डिनोट करते हैं। और DD जो होता है डिमांड ड्राफ्ट, मांग जमाएं जो होती है उसको बोलते हैं DD। OD क्या होती है, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं जो होती है उसको OD से दर्शाते हैं। इसमें M1 को संकुचित मुद्रा तथा M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। यानी M1 जो है वो प्रारंभिक स्थिति को दर्शाते हैं और M3 जो है अंतिम यानी व्यापक रूपों को दिखाती है मुद्रा को। तो चलिए आज आपका यह लिखित जो सेट है वह समाप्त हुआ। अगर आपको यह सेट अच्छा लगता है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें।